हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो कभी ट्वेल्थ का पास्ट हुआ करता था। हाँ जी, ये जो चैप्टर है आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये कभी ट्वेल्थ में आया करता था और ट्वेल्थ क्लास का आपका कॉमर्स का सबसे पहला चैप्टर ही यही था, अकाउंट्स का। जो आपकी पार्टनरशिप की बुक है, फर्स्ट वॉल्यूम है बेटा, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हुआ करता था, अगर किसी बच्चे के पास अभी भी पुरानी वाली बुक है 2020 वाली 21 वाली, तो उसमें आप देखोगे कि बुक का जो नाम है वो है एनपीओ एंड पार्टनरशिप, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टनरशिप। तो वही हम चैप्टर आज करने वाले हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये अब ट्वेल्थ वालों के लिए नहीं है, ये जो वीडियो है ये पूरी की पूरी सीयूटी वालों के लिए होने वाली है। लेकिन ट्वेल्थ वालों का फ्यूचर है, ये कभी पास्ट हुआ करता था, अब ये फ्यूचर में आपका, चाहे आप सीयूटी करो, ग्रेजुएशन करोगे, सीए फाउंडेशन करोगे बेटा, वहाँ पे सब जगह पे चैप्टर आने वाला है और बहुत ही बढ़िया चैप्टर है ये। चाहे कॉन्सेप्ट वाइज समझ लो, चाहे आप इसके न्यूमेरिकली वाइज देख लो, इसके क्वेश्चन जो आते हैं वो भर भर के आते हैं बढ़िया तरीके से। ये डिटेल्ड में एक चैप्टर है, इसको आप अच्छे से ही आपको करना पड़ता है। तो देखो बेटा, है क्या ये चैप्टर, आज इसे ईजी सा बनाएंगे, बहुत स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स वाइज करेंगे। अभी सीयूटी के अकॉर्डिंग ये करेंगे, ताकि क्योंकि आपको पता है सीयूटी में आपके एमसीक्यू आने वाले हैं और एमसीक्यू में वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछेगा आपसे, और कहीं से भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है वो बीच में से, कि बेसिक भी पूछ सकता है, एडवांस भी पूछ सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आज इस वीडियो को करने वाले हैं। और ये चैप्टर बड़ा चैप्टर है, तो 3 वीडियो में कवर होगा। एक में बेटा आपका बेसिक कि एनपीओ क्या होता है, एनपीओ में हमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्या क्या चीज़ें आएंगी वो करेंगे। फिर 2 वीडियो में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जाएंगे कि अगर एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, 2 ही टॉपिक है इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन के, तो उन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हमने कैसे करना है। तो चलो करते हैं फिर स्टार्ट। देखो बेटा, मीनिंग क्या है एनपीओ का। एनपीओ की फुल फॉर्म है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दोनों ही होती है। एनपीओ इज अ सेटअप, ये सेटअप है, मतलब इसको स्टार्ट किया जाता है विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्दर कल्चरल। उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है एनपीओ को स्टार्ट करने का, या तो कोई कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज़ें एक एनजीओ जो होते हैं, आपने देखा भी होगा, कुछ एनिमल्स की हेल्प करते हैं, कुछ लोगों की मदद करते हैं, कुछ एनवायरनमेंट को अपना बचाने के लिए, सेफ करने के लिए कर रहे होते हैं, कुछ रिलीजियस भी होते हैं। तो इन सब के लिए ये बनाए जाते हैं और ये अपनी सर्विसेज किसको देते हैं, या तो पब्लिक को, जो नॉर्मल पब्लिक है, या फिर मेंबर्स को। अब यहाँ पे जो है मेंबर्स वर्ड है, ये बहुत जरूरी है बेटा इस चैप्टर में। मेंबर्स क्या होते हैं, जैसे आप सबने अमेजोन, नेटफ्लिक्स चलाया होगा, उसके लिए आप एक सब्सक्रिप्शन पे करते हो और आप उनके मेंबर बन जाते हो। तो वैसे ही एनजीओज में भी होता है कि अगर आपको एनजीओ की सर्विसेज लेनी है, कुछ एनजीओज ऐसे होते हैं जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे हेल्थ को बढ़ावा देने हैं, तो यहाँ पे आपको फ्री सर्विस भी मिलती है या फिर कुछ सस्ते रेट में, कंसेशनल रेट्स में यहाँ पे सर्विस मिलती है। तो वो जो लोग ये सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं, एक अमाउंट पे करते हैं जिसे सब्सक्रिप्शन कहते हैं, वो बन जाते हैं उनके मेंबर्स। तो या तो नॉर्मल पब्लिक या मेंबर्स को सर्विस देते हैं ये, नॉट विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। लेकिन इनका जो पर्पस होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता, क्या करना होता है, सोशल वेलफेयर करना इनका मीनिंग होता है। अब इनको जो लोग मैनेज करते हैं, जैसे एक कंपनी को मैनेज करते हैं, उनको कहते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो एनजीओस को मैनेज करते हैं वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में मिलके, उनको बोलते हैं या तो ट्रस्टी या फिर मैनेजिंग कमेटी। क्या बोलते हैं, या तो ट्रस्टी बोलते हैं या फिर मैनेजिंग कमेटी। अब जैसे कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट सबके ऊपर लगता है, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8 के बारे में, मतलब सेक्शन 8 के अंदर लिखा हुआ है एनपीओ के बारे में। सेक्शन 8 के अंदर सारी डिटेल है। अगर आपको एनपीओ के बारे में कुछ भी पता करना है कि एनपीओ बनाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 में। अब देखो ये चैप्टर है कैसा, आप थोड़ा सा 11th में जाते हैं, 12th भी नहीं, 11th में। 11th में एक चैप्टर आपने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सोल प्रोप्राइटर्स की। इसके अंदर अब 3 चीजें होती थी मेन। एक आप बेटा ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, एक पीएनएल अकाउंट बनाते थे और एक बैलेंस शीट बनाते थे, और आपको गिवन क्या होता था, ट्रायल बैलेंस, ये आपको गिवन होता था हमेशा। तो बेटा इसमें भी कुछ ऐसा ही है, इसमें बस इसकी जगह ले ली है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ने, बैलेंस शीट की जगह किसी ने नहीं ली, और ट्रायल बैलेंस की जगह ले लिया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ने। तो इसमें क्या होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्वेश्चन में गिवन होता है हमेशा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको प्रिपेयर करना होता है, बनाना होता है, और बैलेंस शीट भी आपको बनानी ही होती है। और यहाँ पे एक बैलेंस शीट नहीं बनती, 2 बैलेंस शीट बनती है। एक बनती है बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट,
और एक बनती है क्लोजिंग बैलेंस शीट। अब ये क्यों अलग अलग बनती है, किस लिए बनती है, वो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो लाइन वाइज हम पढ़ेंगे कि पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि इसका नेचर क्या होता है, ये क्या शो करता है, ये क्या चीज़ रिकॉर्ड करता है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ऐसे ही तीनों के बारे में हमें पढ़ना है आज की क्लास में। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी सारा कवर हो जाएगा। फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें, जैसे अभी मैंने हमारा एक वर्ड आया था सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या होता है, डोनेशन है, यहाँ पे एक वर्ड आएगा डोनेशन, क्योंकि जो एनजीओज होते हैं उनका इनकम का सबसे बड़ा सोर्स होता है डोनेशन। तो कितने टाइप की डोनेशन होती है, ये सारा आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपना बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो देखो बेटा, अब हम जो इस चैप्टर का टॉपिक करने वाले हैं, यहां से ही आपका क्वेश्चन आने वाला है। मतलब इसमें 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं इस चैप्टर से और 2 प्रैक्टिकल के करीब। तो जो थ्योरेटिकल टॉपिक आपका आएगा, एक क्वेश्चन तो पक्का यहां से आने वाला है, बाकी आगे देखेंगे कौन सा है। अब देखो, पहला इसमें जो टॉपिक है वो है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जो मैंने अभी आपको बताया था कि 11th में ट्रायल बैलेंस गिवन होता था और यहाँ पे क्या गिवन होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब रिसिप्ट वर्ड आपने पहले भी पढ़ा है कि जब पैसा आता है उसे रिसिप्ट बोलते हैं और जब भी पैसा जाएगा उसे पेमेंट। तो ये क्या होता है, किस टाइप के, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। देखो, इट इज अ समरी ऑफ कैश एंड बैंक रिसिप्ट। किसकी समरी होता है ये, कैश और बैंक रिसिप्ट की। तो इसमें रूल कौन से अप्लाई होंगे, जो बेटा कैश बुक में रूल अप्लाई होते थे। एंड पेमेंट ड्यूरिंग अ अकाउंटिंग ईयर, एक पूरे साल में कितनी रिसिप्ट आई है और कितनी पेमेंट हुई है, दोनों की, कैश की भी और बैंक की भी। वो जो अकाउंट रिकॉर्ड करता है वो कौन सा अकाउंट है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ओनली, देन आपको 4 ऑप्शन देंगे, कैश ट्रांजैक्शंस, बैंक ट्रांजैक्शन, कैश एंड बैंक बोथ, आइदर कैश और आइदर बैंक। तो ये हम ऐसे भी एमसीक्यू करेंगे तब आपको कवर हो जाएंगे। अब देखो, इससे रिलेटेड और अब जो नेचर से रिलेटेड इसका क्वेश्चन पूछता है कि ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, ये कौन सा अकाउंट है, ये एक एसेट अकाउंट है एज पर मॉडर्न अप्रोच, और रियल अकाउंट है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। आप सबने 2 अप्रोच पढ़ी है अकाउंट्स में, 11th में, एक मॉडर्न अप्रोच और एक ट्रेडिशनल अप्रोच। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच ये एसेट अकाउंट होता है बेटा, और एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच ये आपका रियल नेचर अकाउंट होता है, क्योंकि कैश भी आपका रियल नेचर अकाउंट ही होता था। इसके बाद क्या, रिसिप्ट आर शोन ऑन द डेबिट साइड। कैश बुक में भी बेटा याद होगा, सारी रिसिप्ट जब भी पैसा आता है डेबिट साइड में लिखते हैं, और जब भी पैसा जाएगा मतलब सारी पेमेंट कौन सी साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट पॉइंट में हो, इट रिकॉर्ड्स बोथ कैपिटल नेचर एज वेल एज रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। आधों को तो यही नहीं पता होता कि रेवेन्यू और कैपिटल नेचर क्या होता है। रेवेन्यू नेचर जो बार बार होगा, कैपिटल नेचर जो बार बार नहीं होता। जैसे मैंने अगर कोई सैलरी पे करी है, रेंट पे किया है, तो वो बार बार मेरा खर्चा हो रहा है। लेकिन अगर कोई मैंने बिल्डिंग खरीदी है, फर्नीचर खरीदा है, तो वो बार बार नहीं होगा। तो ये जो अकाउंट है, ये चाहे कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शन हो चाहे रेवेन्यू नेचर की ट्रांजैक्शन हो, ये दोनों को ही रिकॉर्ड यहाँ पे करके चलता है। इसके बाद इट इज मेंटेन्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये तो सिंपल सी बात है, 2 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होते थे, एक कैश बेसिस और एक एक्रूरल बेसिस। कैश बेसिस मतलब ये सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, उधार वाली ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं करता अगर कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है। इट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। जब पूरा साल का एंड हो जाता है तब ये बनाया जाता है अकाउंट। ये हो गए बेटे ऐसे पॉइंट्स जो रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड थे। कहाँ पे ये कैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड देखना, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ना, और मैं नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा इसके, तब आपको देखना एमसीक्यू कितने अच्छे से हो रहे हैं। चाहे आपके पास एनटीए की बुक हो, चाहे आप किसी वेबसाइट से करो, यहाँ ये सारे आपका जो जितना भी लिखा हुआ है उसमें सारे एमसीक्यू आपके कवर हो जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट अकाउंट में, जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये मैंने क्या बोला था, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह यूज होता है। तो एनपीओ डू नॉट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई भी एनपीओ पीएनएल अकाउंट नहीं बनाता बेटा, उसकी जगह क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब देखो, ये रिवेन्यू नेचर का अकाउंट होता है। रिवेन्यू नेचर का रूल क्या था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। वही ये हो गई आपकी मॉडर्न अप्रोच, ये हो गई आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच की। जो नॉमिनल नेचर का अकाउंट है वो सारा कहाँ पे आएगा, नॉमिनल नेचर का रूल था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और क्रेडिट ऑल इनकम्स, ये आपका रूल था। ठीक है, जो मैंने इसमें भी बोला अभी रिवेन्यू नेचर में
ये नेचर जरूर याद रख लेना, यहां से क्वेश्चन बनेगा। सेकंड, सारी इनकम और गेन्स कौन सी साइड में आते हैं? क्रेडिट साइड में। बचपन में P&L बनाया था, जब भी फायदा होता था ये आपका फॉर्मेट होता था P&L का, जब भी प्रॉफिट होता था या इनकम होती थी क्रेडिट साइड, जब भी लॉस होता था या कोई एक्सपेंस होता था डेबिट साइड में लिखते थे। तो वैसा ही है कि इनकम एंड गेन्स आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड। ये तो बेसिक सी चीजें 11th में आपने करी हुई है। अब यहाँ पे देखो, इट रिकॉर्ड्स ओनली रिवेन्यू नेचर। यहाँ पे बच्चा गलती करेगा क्योंकि वहां पे दोनों का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ रिवेन्यू नेचर। जब भी बिल्डिंग खरीदते थे कभी भी बेटा P&L अकाउंट में आपने नहीं डाली थी, उसका डेप्रीशिएशन आप डालते थे। कभी भी कोई इन्वेस्टमेंट खरीदते थे कभी भी आप P&L अकाउंट में नहीं लिखते थे, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट लिखते थे। तो ये सिर्फ रिवेन्यू नेचर को लिखता है, कैपिटल नेचर को नहीं लिखता। मार्क कर लो, ये पॉइंट पेपर में आएगा ये। इसके बाद इट इज मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस क्या होता है? चाहे खर्चा पे हुआ हो, चाहे ना हुआ हो, चाहे इनकम मिली हो, चाहे ना मिली हो, तब भी रिकॉर्ड करना है। तो ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है, ना कि कैश बेसिस पे। इसमें इसका एक्रूअल बेसिस का क्या मतलब हो गया कि इसमें आउटस्टैंडिंग का भी ट्रीटमेंट होगा, प्रीपेड का भी ट्रीटमेंट होगा, कोई अर्नड इनकम है उन सब का ट्रीटमेंट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल। सारी 11th की टर्म सारी है, वहां ध्यान दिया होता तो यहाँ याद रहता। मैचिंग प्रिंसिपल, बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़े थे हमने, उसमें से एक प्रिंसिपल था मैचिंग प्रिंसिपल। तो ये बोलता था कि इस एक फाइनेंशियल ईयर में आपने जितनी भी इनकम कमाई है उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हुआ है, मतलब उस इनकम को कमाने में आपका जो भी खर्चे लगे हैं, चाहे वो पेड हुए हो चाहे ना हुए हो, आपने उन सबको रिकॉर्ड करके चलना है। इसीलिए आउटस्टैंडिंग वगैरह, प्रीपेड वगैरह सब कुछ यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस अमाउंट, इसमें क्या होता है? जैसे आपका बेटा 11th में P&L अकाउंट बनाते थे तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था, वो कहां जाता था? कैपिटल अकाउंट में ऐड या लेस। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस तो निकल नहीं सकता क्योंकि P&L बना नहीं ले। यहाँ पे जो चीज निकलती है उसे बोलते हैं सरप्लस या फिर डेफिसिट। तो ये जो बैलेंस अमाउंट निकलता है वो कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। यहाँ पे कैपिटल में भी आप फंड अकाउंट, कैपिटल फंड नाम यूज करोगे। ये हो गए बच्चे दो हमारे अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर। अब लास्ट जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस शीट। उसके बारे में करते हैं, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं डिटेल में, बस एक ओपनिंग बैलेंस शीट के बारे में अपने पढ़ना है। तो करते हैं बेटा वॉल ऑफ स्टार्ट। तो देखो बेटा अब क्या है हमारा लास्ट टॉपिक, विच इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप सबको पता है, सबने बनाई है। 11th 12th पूरी यही बनाने में बीत गई, इसको मैच करने में बीत गई, भले ही मैच ना हुई हो। अब बेटा इसमें क्या होता है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट इसमें सेम है जैसे आपने अभी तक बनाया है, लेकिन इसमें एक नहीं दो बैलेंस शीट बनती है। अगर कोई बच्चा है उसने सिंगल एंट्री सिस्टम 11th में पढ़ा हो, वैसे हो सकता है आपके सिलेबस में कट गया हो। सिंगल एंट्री सिस्टम एक ऐसा चैप्टर था जिसमें हम दो बैलेंस शीट बनाते थे, उसी जिस पर्पस के लिए उसमें बनाते थे उसी पर्पस के लिए इसमें बनाएंगे। देखो क्या, इट इज ड्रॉन आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ये तो नॉर्मल सी बात है कि पहले इनकम एक्सपेंडिचर बनेगा, उसी के बाद हमारी क्या बनती है? बैलेंस शीट। सरप्लस और डेफिसिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड। ये भी अभी हमने सीखा कि जो भी इनकम एक्सपेंडिचर का अकाउंट होता है उससे जो या तो सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा? कैपिटल फंड में। सरप्लस है तो ऐड हो जाएगा, डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा बैलेंस शीट में। नेक्स्ट पॉइंट, कैपिटल फंड के और भी नाम होते हैं, जर्नल फंड, कॉर्पस फंड और एक्यूमुलेटेड फंड। तो इसमें से कोई भी नाम आ सकता है, याद कर लो इसको अच्छे से। जर्नल फंड तो हो जाएगा, कॉर्पस मत भूल जाना, और एक्यूमुलेटेड फंड बोलते हैं यहाँ पे साथ में। अब देखो मैंने बोला कि दो आपकी बैलेंस शीट बनती है, एक जो हम नॉर्मल बनाते हैं जिसे बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, और एक बनती है बेटा इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की क्यों जरूरत पड़ती है? इसमें क्वेश्चन में ओपनिंग फंड गिवन नहीं होता, मतलब कैपिटल का बैलेंस अगर नहीं गिवन है तो वो भी हमें डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए हमें अलग से ओपनिंग कैपिटल को फंड करने के लिए प्रिपेयर करनी पड़ती है क्या? ओपनिंग बैलेंस शीट। यहां से एमसीक्यू बन जाएगा कि ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? तो ओपनिंग कैपिटल फंड निकालने के लिए। ये हो गए आपके तीनों अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है तो बहुत सारी, बट आज हम 3-4 कवर कर रहे हैं। ये क्या है ध्यान से समझते हैं। देखो, इंटरेस्ट फीस। इंटरेस्ट फीस क्या होता है? अमाउंट पेड बाय अ पर्सन
एट द टाइम ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ अ एनपीओ। अगर आपको किसी भी एनपीओ का मेंबर बनना है परमानेंट, तो उसके लिए स्टार्टिंग में एक एंट्रेंस फीस देनी पड़ती है, एक अमाउंट पे करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। इट इज अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ पे इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मार्क कर लो, क्वेश्चन आएगा कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, बार बार ये होगी, मतलब जब भी नया मेंबर आएगा वो आपको एंट्रेंस फीस देगा। अब जो भी रेवेन्यू रिसिप्ट है वो कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये ट्रांसफर होने वाली है बेटा। इसके बाद आया लाइफ मेंबरशिप फीस, कि कोई पर्सन आया और उसने बोला ये मेरा एक ही बार अमाउंट ले लो, मैं जब तक मेरी लाइफ है तब तक के लिए मेरी मेंबरशिप हो गई। यहाँ पे इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि ये बार बार नहीं होगी, एक ही बार कोई पर्सन पे करेगा, एक ही बार उसने पे कर दिया, उसको कभी पे नहीं करनी। और ये बहुत कम ही होता है कि लोग दे, एंट्रेंस फीस तो बार बार ही होती है, इसलिए कैपिटल रिसिप्ट है। और कैपिटल रिसिप्ट कहाँ जाती है बेटा, कैपिटल फंड में ये ऐड होने वाली है वहां पे क्वेश्चन में। इसके बाद डोनेशन, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एनपीओ के लिए, जिसे हम चंदा भी बोलते हैं। सबसे बड़ी इनकम आप मान लो डोनेशन ही हो गई आपकी एनपीओ की। एनपीओ ऑफ्टन रिसीव डोनेशन, डोनेशन तो उनको मिलता रहता है। अब इसमें दो तरह के डोनेशन है बेटा, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या है, एक पर्सन आया, मान लो आपके एनपीओ एक पर्सन आया, उसने आपको पैसा बोला कि ये मेरी तरफ से दान है, 5,000 10,000 जो भी वो अमाउंट देके चला गया। उसके अलावा बेटा वो कुछ भी नहीं बोल के गया, वो ये नहीं बता के गया कि इस पैसे से आपने क्या करना है, अब ये आपका डिसीजन है, आप इससे बिल्डिंग बनवाओ, खाना बंटवाओ, कुछ भी करो। तो वो होता है बेटा जनरल डोनेशन। पर्पस नॉट स्पेसिफाइड, जिसमें अमाउंट तो मिला है लेकिन कोई पर्पस नहीं बताया गया इसे कहाँ यूज करना है, तो ये क्रेडिट साइड में जाता है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के, मतलब इनकम वाली साइड में इसको हम लिखते हैं डोनेशन के नाम से। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वाला। अब वो पर्सन पैसा देके गया है पर वो साथ में बोल के गया है कि इस चीज से, इस पैसे से आपने ये काम करवाना है, तो उसने एक आपको स्पेसिफिक रीजन दे दिया, अगर आप वो काम नहीं करवाओगे तो वो आपको क्लेम कर सकता है। पर्पस ऑफ डोनेशन इज स्पेसिफाई, इसलिए नाम है स्पेसिफिक डोनेशन। शोन इन द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जाएगा लायबिलिटी साइड में, क्योंकि अब आपके ऊपर लायबिलिटी चढ़ गई कि अगर आपने ये काम नहीं करवाया तो वो पर्सन आपसे अमाउंट रिफंड ले सकता है। तो ये थे बेटा आपके कुछ बेसिक से टर्म्स। इसके अलावा और भी है, जब नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे वो भी थ्योरी की रहने वाली है। देखो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है। जब ये 12th में होता था तो इसकी वेटेज 10 से 12 मार्क्स की होती थी, तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो ऐसे ही इसके सारे कॉन्सेप्ट एक वीडियो में मैंने कवर नहीं करे हैं, इंपॉर्टेंट वाले हो गए हैं। अब जो मैंने, एक होता है फंड अकाउंटिंग और एक होता है बेटा सब्सक्रिप्शन, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो बच गई है हमारी, क्योंकि फंड अकाउंटिंग की थ्योरी जब तक नहीं होगी तब तक उसका प्रैक्टिकल नहीं होगा। और फंड अकाउंटिंग का क्वेश्चन हर बार आ रहा है आपके सीयूटी में, और सब्सक्रिप्शन की कोई ज्यादा थ्योरी नहीं है, उसके सीधा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में भी हम इनसे रिलेटेड थ्योरी करेंगे, फिर आपका करेंगे प्रैक्टिकल पोर्शन इसका। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।